हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, और इस चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 6 अप टू 5 to 6 मार्क्स की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आप रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के बारे में, साथ ही साथ ह्यूमन ब्रेन और उसके फंक्शंस के बारे में मेनली पढ़ते हैं। वन बाय वन करके एक एक चैप्टर को हम पढ़ते हैं। हिंदी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है नियंत्रण और समन्वय। समन्वय का मतलब है जस्ट लाइक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, उसकी ज़रूरत क्यों है और वो क्या काम हमारी बॉडी में कंप्लीट कर रहा है। देखिए, हमारे जो शरीर है एक अद्भुत रचना ईश्वर की बनाई हुई, जिसके अंदर हमेशा लगातार कई तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। कई तरह की गतिविधियों से मतलब है कि डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और भी कई तरह के काम जो कि लगातार होते रहते हैं। इवन हम सो रहे हैं तो भी ये सारी गतिविधियां हमारे शरीर में चलती रहती हैं। ठीक, लेकिन इनको नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम तो होगा जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है कि हम सो रहे हैं तो भी सारा काम सिस्टमेटिक ऑर्डर में कंप्लीट हो रहा है। नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं हम ग्रोथ का, कि प्लांट्स की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की ग्रोथ का मतलब क्या है कि उनके अंदर मूवमेंट होना, या उनकी लंबाई में वृद्धि होना, या उनकी घेराव जो तना है उसमें वृद्धि होना। जैसे कि प्लांट जब ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जड़ों की लंबाई बढ़ रही है, साथ ही साथ उसके तने की लंबाई, उसकी शाखाओं की लंबाई बढ़ रही है, तो वो मूव कर रहा है। प्लांट इतना ही मूव कर सकता है, और इससे ज्यादा मूवमेंट प्लांट में हो नहीं सकता, क्योंकि प्लांट तो एक जगह स्टेबल है, जड़ों से बंधा हुआ है, लिविंग थिंग है, लेकिन तो भी उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हम हमारे मूवमेंट की बात करें, अब यहाँ जब हम प्लांट्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि प्लांट्स के अंदर ये जो मूवमेंट है ये इनकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मान लीजिए कि कोई एनिमल भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, तो क्या ये उसमें मूवमेंट है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो क्या वो मूवमेंट उनकी ग्रोथ से जुड़ा है? नहीं। हर मूवमेंट प्लांट्स में ग्रोथ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ से जुड़ा हुआ नहीं है। मान लीजिए कोई बिल्ली भाग रही है, तो उसने कोई चूहा देख लिया होगा या कोई पक्षी देख लिया होगा, उसे पकड़ने भाग रही है। बच्चे हैं, झूले पे झूल रहे हैं, तो वो अपने आराम के लिए, मजे के लिए झूल रहे हैं, तो उनका जो मूवमेंट है, यानी कि एनिमल्स का जो मूवमेंट है, वो उनकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब हम जो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि बिल्ली चूहे को देखते ही भाग रही है, बच्चे अपने आनंद के लिए झूले में झूल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये सब क्या है कि जो वातावरण है उसके अनुसार हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या उसके अनुसार हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे कि चूहे को देखते ही बिल्ली का भागना अपने खाने की व्यवस्था करने से रिलेटेड है, यानी कि बाहरी वातावरण में जो स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस मतलब जो चीज उसे दिखाई दी उसके अकॉर्डिंग उसे कैसे बिहेव करना है, ये जुड़ा है किससे? उसके भागने से। क्लियर है? तो यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बाहरी वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, या उनके अकॉर्डिंग हम किस तरह बिहेव करते हैं, ये हम पढ़ते हैं किसमें? हमारे नर्वस सिस्टम में, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम जब बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम ये पढ़ें कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो जो टू मेन सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चलो फ्लो चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो दो मेन सिस्टम है, इनमें पहला है CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये है PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर जो पार्ट्स हमारे बॉडी के जुड़ते हैं या काम आते हैं, उनमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जुड़ा हुआ है किससे?
ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें आती है हमारी क्रेनियल नर्व्स और आती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं हमारे ब्रेन से, और कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स जो है ये ओरिजिनेट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, and they are 31 in pair. 31 pairs of total spinal nerves are there in our body. Clear है? इसको नोट कर लो फटाफट, बस इजी सा है। अब इसको डिफाइन और अच्छे से आप लिख सकते हो अपने आप, है ना, कि दो मेन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को कैरी आउट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में अगर आप नोट करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मेरुदंड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है हमारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं जो 12 जोड़ी होती हैं संख्या में, और स्पाइनल नर्व्स जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं जो कि कुल 31 पेयर होती हैं, 31 जोड़ों में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह के सेंसिटिव रिसेप्टर्स। क्लियर? चलिए देखिए, अब होता क्या है कि अलग अलग तरह के स्टिमुलस होते हैं, अलग अलग वर्ड्स जो है वो हम पढ़ेंगे। एक वर्ड हम पढ़ेंगे स्टिमुलस, एक हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्स। देखिए स्टिमुलस कि वातावरण में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे वो कहलाएगा स्टिमुलस। जैसे कि हाथ में पिंच हो गई, आपने अपना हाथ को हटाया, दैट इज स्टिमुलस। यानी कि एनी फैक्टर विच ब्रिंग्स चेंज इन आवर बिहेवियर इज कॉल्ड स्टिमुलस, कि कोई भी कारक जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? स्टिमुलस। एनी फैक्टर विच ब्रिंग्स चेंज इन ऑर्गेनिज्म्स बिहेवियर। बस एकदम इजी इजी, एकदम शॉर्ट शॉर्ट से हम नोट करेंगे ताकि जब हम चैप्टर को रिवाइज करें तो समझने में हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो रेस्पॉन्स पढ़ना है हमको, साथ ही साथ हमको पढ़ना है रिसेप्टर्स। चलिए तो देखिए स्टिमुलस के बाद पहले हम पढ़े रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ग्राही, यानी कि क्या कर रहे हैं? ये सूचना को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज, विच सेल, ऑर्गन या टिश्यू यानी कि ऊतक, विच रिसीव द स्टिमुलस, रिसीव द स्टिमुलस। सही बात, यानी कि वो कोई भी ऐसा हमारे शरीर का प्रभावित अंग जो कि सूचना को ग्रहण कर रहा है, इस स्टिमुलस को ग्रहण कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? रिसेप्टर या ग्राही कहा जाएगा। साथ के साथ नोट करते जाइए। ठीक है, इसके बाद इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर यानी कि प्रभावित हिस्सा या प्रभावित भाग। तो देखिए टिश्यू, मसल, ग्लैंड और कुछ भी, विच टिश्यू, मसल, ग्लैंड विच एक्ट्स इन response to the stimulus। जो भी आपको सूचना प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग किस तरह बिहेव करना है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इफेक्टर। इफेक्टर यानी कि जो प्रभावित अंग है वो। ठीक है, और लास्ट में आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स यानी कि जो आपने क्रियाविधि करी है उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसमें नोट कीजिए रिएक्शन विच इज डन इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। आप देखो एक एक करके समझो। स्टिमुलस मान लो कि किसी गर्म चीज से आपका हाथ छू गया, तो वो जो गर्म चीज है वो हो गया स्टिमुलस। हाथ पर छुआ तो हाथ की वो नर्व्स या वो सेल या ऑर्गन हो गया आपका हाथ, है ना, या वो टिश्यू स्पेसिफिक हाथ के जहां पर की गर्म भगोनी आपको या गर्म चीज आपको लग गई है,
वो हिस्सा हो गया रिसेप्टर, उसको छूते ही, है ना, कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? केवल, है तो पूरा हाथ, लेकिन हाथ का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ? केवल वो जहां पर की वो भगोनी आपको या कोई गर्म चीज आपको छू गई है, और उसके छूते ही आपने क्या किया? अपने हाथ को जैसे आपको फील हुआ आपने हटा लिया, दैट इज रेस्पॉन्स। चारों चीज क्लियर हो गई, स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर एंड रेस्पॉन्स। देखिए रिसेप्टर और इफेक्टर में ये अंतर है, रिसेप्टर आपका हाथ हो गया और इफेक्टर वो हिस्सा केवल हाथ का जहां पर की वो जो भी सूचना है आप तक पहुंची है। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स, कि हमारी बॉडी के अंदर ये सेंसरी रिसेप्टर्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। देखिए आप पढ़ते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है, मालूम है आपको? आंख, नाक, है ना, जीभ, त्वचा, और आंख, नाक और कान, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स ही ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें बाहरी वातावरण में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चलता है, अन्यथा और किसी ऑर्गन की मदद से ऐसा हमें पता नहीं चलता है। तो चलो अब नोट करते हैं कि कौन सा सेंसरी ऑर्गन जो है वो किस सूचना को, वैसे तो हमें पता है कि छूने में और खाने में और सूंघने में मदद करते हैं। तो देखो यहां तो लिख दो आप रिसेप्टर, ठीक है, यहां लिख दो ऑर्गन। रिसेप्टर का मतलब है कि कौन सा भाग क्या कहलाता है उसके बारे में, और यहां लिख दो आप स्टिमुलस, ठीक है। अब कौन सा रिसेप्टर किस ऑर्गन में पाया जाता है, क्या देखने के काम आता है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे? आईज में। और क्या स्टिमुलस होगा इनका? लाइट। लाइट कम ज्यादा होते ही ये रेस्पॉन्स करेंगे। तो फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाश संवेदांग आंखों में पाए जाएंगे, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होंगे। अगला लिखो आप ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ये बताओ, ये ऑल्फैक्टरी वर्ड जब आपने याद किया तो कोई वर्ड याद आया क्या आपको? कोई चीज याद आई? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यहाँ हर में आप रिसेप्टर्स लिखते हैं ना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स याद करो कि आपने एसिड बेस वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपने पढ़े थे। प्याज के रस वाला एग्जाम्पल, वनीला, क्लोव ऑयल, याद आ गया? यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे संबंधित हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो संबंधित हैं हमारी नाक से क्योंकि ये स्मेल को बताने में मदद कर रहे हैं। घ्राण संवेदन इनको आप हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स ये पाए जाएंगे आपकी जीभ में, और ये आपको बताएंगे किसके बारे में? स्वाद के बारे में, दैट इज टेस्ट। क्लियर है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की दृष्टि से, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। एमसीक्यूज में, फिलअप्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हैं थर्मोरिसेप्टर्स। कहाँ पाए जाएंगे? स्किन में ऑब्वियसली। और क्या बताएंगे आपको? टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, है ना, टेम्परेचर बताएंगे, हीट और कोल्ड के बारे में बता देंगे। इसके बाद एक और है, लास्ट वन आर फोनोरिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर्स दीज आर फाउंड इन ईयर। फोनोरिसेप्टर यानी सुनने से मदद कर रहे हैं आपके सुनने के लिए। तो ये कौन सा स्टिमुलस बताएंगे आपको? साउंड। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिख लिया, और ये मान के चलो कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है। खासकर olfactory receptors are found in nose and gustatory receptors are found in tongue। ये इंपॉर्टेंट जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं आगे, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और नर्व सेल के बारे में पढ़ते हैं। चले? तो देखो नर्व सेल का जनरल इंट्रोडक्शन हम ले लें, ताकि जब हम पढ़ेंगे हमारी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तो ज्यादा दिक्कत हमको नहीं आएगी। देखिए नर्व सेल जो होती है हमारी नर्वस सिस्टम की सिंगल यूनिट, जिसको कि नर्व सेल भी कहा जाता है और न्यूरॉन भी कहा जाता है। दीज आर द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अप टू 1 मीटर इनकी लेंथ हो सकती है, अप टू 1 मीटर। कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। और ये क्या है?
These are the structural and functional unit of our nervous system. Note कर लो, nerve cells are the structural and functional unit of our nervous system. डायग्राम की अगर हम बात करें तो याद होगा, डायग्राम देखो आप लोगों ने बनाया था इसका, कौन सी क्लास में, पिछली क्लास में बनाया था इसका डायग्राम, याद कर लो, ऐसे बनाया था। याद आ रहा है ऐसा? ये देखो, याद आ गया क्या? अब इसका नाम नोट करो, देखो नाम क्या क्या है इनका, यहाँ पर ये भरा हुआ है ना, इसको कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है, डेंड्राइट्स, सही है, ये है एक्सोन, ये है माइलिन शीथ, ये जो जॉइंट्स हैं इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है ना, ठीक है। ये हो गया आपका नर्व सेल या न्यूरॉन जिसको कहा जाता है, ठीक। और ये हो गया आपके सिनेप्टिक नोड। अब होता क्या है, देखो ये जो नर्व सेल्स है ना, ये हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पाई जाती है और जुड़ी हुई है हमारे ब्रेन से, है ना। अब होता क्या है कि सूचना जैसे ही हमारी बॉडी में आती है, यहाँ पहुंचती है, यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ आती है, इसके जस्ट पीछे दूसरी नर्व सेल यहाँ पर है, और यहाँ क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ये जो है सिनेप्टिक नर्व, ये सूचना को दूसरी नर्व एंडिंग के डेंड्राइट्स तक पहुंचाता है। ये ऐसा जैसे वायर जुड़े होते हैं, जैसे जुड़े नहीं होते, इनके बीच में एक खाली गैप पाया जाता है और इस जंक्शन को कहा जाता है सिनेप्स, है ना। तो ये जो गैप है इसको सिनेप्स कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। और अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर ये जो नर्व सेल है हमारी, इसके फंक्शंस के बारे में, प्लस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, प्लस रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो अभी आज जितना पढ़ा इस क्लास में, इसको अच्छे से नोट कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।